हेलो, नमस्कार। मैं रोहतास असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन सिरसा। आई वेलकम यू अगेन। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ओशन। कि जो हमारा ओशन होता है उसके अंदर दो इसके मुख्य प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें एक हमारा है टेम्परेचर और दूसरा है इसमें इसकी सैलिनिटी। सैलिनिटी के बारे में हम नेक्स्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओशियन का वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी उसको रिसीव करता है वो सन से करता है, क्योंकि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो वहाँ से जो एनर्जी रिसीव करने के बाद ओशियन जो वाटर है वो हीट अप हो जाता है और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है उसमें चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन वाटर। The study of the temperature of the ocean is important for determining the movement of large volume the water। यानी कि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर, इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर जो ओशन का जो वाटर है जो मूवमेंट करता है, इसके द्वारा अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो मूवमेंट, ओशियन का जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टली और इसमें वर्टिकली कैसे होता है। यानी कि उसका क्षैतिज और यदि हम बात करें इसका ऊर्ध्वाधर जो वितरण, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है होता है। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मरीन ऑर्गेनिज्म एट द वेरियस डेप्थ ऑफ द ओशियन। तो इसका दूसरा हमारा मेन मकसद है कि हम इसके बारे में जो बात करते हैं टेम्परेचर ओशियन के बारे में इसमें, तो इसके अंदर हमारा ये जो महासागरों के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है वो कितनी गहराई तक होता है, किस किस प्रकार के जो टेम्परेचर है वो हमें देखने को मिलता है। इन सब बातों के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सोर्स ऑफ हीट इन ओशियन। कि ओशियन के अंदर जो हीट आती है या किस प्रकार से ओशियन का जो वाटर है वो हीटेड अप होता है, उसके लिए मतलब ओशियन का जो जल है वो गर्म होता है, उसके लिए उसके पास सोर्स यानी ऑन कहाँ से वो इसका स्रोत आता है। तो देखिए, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन के द्वारा है जो हमारा जो अर्थ है वो टेम्परेचर रिसीव करता है। द ओशियन इज ऑल्सो हीटेड बाय द इनर हीट ऑफ द ओशियन इटसेल्फ। तो इसमें जो हमारा ओशियन का जो वाटर गर्म होता है, हीट होता है, वो किससे होता है? एक तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, सन की एनर्जी से। दूसरा हमारा अर्थ के अंदर यानी कि इनर जो हीट होती है अर्थ के अंदर, उससे जो रिलीज होती है हीट, उससे भी ओशियन का जो वाटर है वो गर्म होता है। तो अर्थ इंटीरियर इज हॉट एट द सी सरफेस, द क्रस्ट इज ओनली अबाउट 5 to 10 किलोमीटर थिक, बट दिस हीट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द रिसीव्ड फ्रॉम द सन। यानी कि सन से जो एनर्जी रिसीव हम करते हैं या हमारा जो अर्थ रिसीव करती है उसके मुकाबले में इसकी जो एनर्जी है वो नेग्लिजिबल है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो ओशियन का जो वाटर है वो जो गर्म होता है उसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला है कि एक तो जो हमारी रेडिएशन से जो एनर्जी आती है, सन से जो एनर्जी आती है वो हमारे उसके ऊपर पड़ती है, वाटर के ऊपर, तो उससे हीटेड होता है। दूसरा हमारे जो इसमें एक कन्वेक्शनल जो करंट उठती है इसके अंदर, उनके द्वारा भी वो गर्म होता है। अब इसमें देखिए कि किस प्रकार से तीन प्रोसेस के द्वारा ये गर्म होता है हमारा जो ओशियन का जो वाटर है। सबसे पहला इसके अंदर आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ द सन रेडिएशन। यानी कि ये हमारा यहाँ पर जैसे कि सन है, सन से जो हमारी एनर्जी आती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के रूप में, तो यहाँ पर जो जो एनर्जी रिसीव होती है इससे, इस सन की एनर्जी से जो है वाटर गर्म होता है।
दूसरा जो हमारा इसके अंदर आता है वो है कि किस प्रकार से एनर्जी इसमें रिसीव होती है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया इसके अब्जॉर्प्शन से, और दूसरा हमारे पास इसमें जो सोर्स रहेगा वो सेकेंड हमारे पास जो है इसका है वो आती है हमारी इसमें कन्वेक्शनल करंट्स के द्वारा। यानी कि जो एनर्जी सन से हमें रिसीव होती है वो अब्जॉर्प्शन के द्वारा जो है, रेडिएशन के द्वारा जो है पानी जो है उसको रिसीव करता है। सेकंड हमारे पास आती है कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल जो करंट उठती है इसमें सन हमारी अर्थ के अंदर, तो वो भी इसका एक मुख्य कारण है। यहाँ पर देखिए, द कन्वेक्शनल करंट सिंस द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो ओशियन का जो वाटर की जो उसमें क्या कहते हैं कि इसमें टेम्परेचर है जो बढ़ता जाता है। द ओशियन वाटर ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इज हीटेड फास्टर। तो जल्दी जल्दी ये गर्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, द अपर लेयर वाज फास्टर देन द अपर लेयर। ऊपर की जो हमारी लेयर होती है उसके मुकाबले में वो क्या है, जल्दी से गर्म हो जाता है। तो इसके अंदर कन्वेक्शनल करंट कर चलती है, यानी कि समन्वय धाराएं चलती है जो कि नीचे के पानी को ऊपर और ऊपर के पानी को नीचे ट्रांसफर करती रहती है। तो इस प्रकार से भी जो है इसका ये जो ओशियन का जो वाटर है वो गर्म होता रहता है। और तीसरा इसके अंदर जो सोर्स है हमारे पास है, द हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन कोज बाय द सरफेस विंड। सरफेस विंड के द्वारा भी जो हीट ट्रांसफर होती है, या मतलब जो हमारा फ्रिक्शन जो कोज होता है उसके द्वारा भी जो है हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो ओशियन है उसका जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसके साथ साथ में इवोपरेशन के द्वारा भी जो है वो गर्म होता रहता है। अब इसके द्वारा तो गर्म होगी, जैसे कन्वेक्शनल करंट उठ गई या हमारे इसमें जो है रेडिएशन से। अब ये ठंडा किस प्रकार से होता है, तो ओशियन वाटर इज कूल्ड बाय द, इसमें से ठंडा होने के लिए एक तो हमारा री रेडिएशन यानी कि बैक रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो पहला ये कि जितना जो हमारा ओशियन वाटर टेम्परेचर रिसीव करेगा उतना ही वापस जो है रिफ्लेक्ट भी करेगा, वापस जो है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो री रेडिएशन के द्वारा जो ये ठंडा हो जाता है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस टेक्स प्लेस एज द सोलर एनर्जी एंड वंस रिसीव इट री रेडिएटेड, यानी कि वापस दोबारा से कर जाती है एज ए लॉन्ग वेव्स के रूप में। यानी कि हमारे पास जो एनर्जी आती है वो आती है शॉर्ट वेव में, वापस हो जाती है वो लॉन्ग वेव्स में। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी इसको कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सी एंड एटमॉस्फेयर, समुद्र और हमारे वायुमंडल के अंदर जो एक्सचेंज चलता रहता है हीट का, इससे भी जो है वाटर, क्योंकि टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस पैदा हो जाता है, इससे फिर जो हमारा ओशियन का जो वाटर है वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ में कन्वेक्शनल करंट है इवोपरेशन के द्वारा भी, क्योंकि जहाँ से जब इवोपरेशन होगा तो इवोपरेशन के अंदर लेटेंट हीट जो बन जाती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उसके बाद में फिर जो है ओशियन का जो वाटर है वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देता है। इवोपरेशन, हीट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट के रूप में, यानी गुप्त ऊष्मा के रूप में वो धीरे धीरे लॉस होती रहती है और एटमॉस्फेयर में वो चली जाती है। दिस हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट टू द कंडेंसेशन, जो कि बाद में संघनन के गुप्त ऊष्मा के रूप में जानी जाती है। तो इन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा, एक तो एक्सचेंज ऑफ हीट के द्वारा, इवोपरेशन के द्वारा और साथ साथ में री रेडिएशन के द्वारा ओशियन का जो वाटर है वो ठंडा होता रहता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन। यानी कि हमारा जो ओशियन का जो वाटर है उसको यदि हम उसका वितरण की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन। इसमें हमारा एक है इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, द एवरेज डेली ड्यूरेशन ऑफ द इंसोलेशन एंड इट्स इंटेंसिटी। यानी कि हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जितना जो हमें टेम्परेचर रिसीव होता है डेली, जितना ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो है ओशियन के अंदर जो वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ वार्ड और साउथ वार्ड जाते हैं इक्वेटर से, तो इंसोलेशन की मात्रा जो कम होती जाती है उसी के अनुपात में जो टेम्परेचर है जो ओशियन वाटर का वो कम होता जाता है। हीट लॉस,
द लॉस ऑफ एनर्जी बाय रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, इवोपरेशन, रेडिएशन। यहाँ से जो है हमारा एनर्जी का नुकसान होता है, लॉस होता है। कैसे? रिफ्लेक्शन के द्वारा, जो वापस से जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्कैटरिंग करते हैं, इवोपरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। एल्बिडो, एल्बिडो एक्चुअली में क्या होता है कि एल्बिडो वो अमाउंट होती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की, जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करे बगैर ही वापस आसमान में लौट जाती है। द एल्बिडो ऑफ द सी डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ द सन रेज। तो सन की जो एंगल होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है एल्बिडो डिसाइड होता है कि कितने एंगल के ऊपर जो सन रेज हमारी गिर रही है। मान लीजिए हमारे पास ये है, ये हमारा ओशियन का सरफेस है, इसके ऊपर यदि वर्टिकली आ रही है तो ज़्यादा अमाउंट हमारा जो है इसमें रिसीव होगा। यदि इसका जो लाइन मतलब उसका एंगल ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और उसको टेम्परेचर कम रिसीव होगा। द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी सरफेस। सी सरफेस की जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उसके अंदर सैलिनिटी की मात्रा कितनी है। यदि सैलिनिटी ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें बढ़ जाता है और टेम्परेचर उसमें उसी के अनुपात में कम या ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सी वाटर इज इंक्रीज इन केस ऑफ द हायर सैलिनिटी एंड वाइस वर्सा। सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा उसमें लगेगा। तो सैलिनिटी इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, और इवोपरेशन डिक्रीज, उसी के अनुपात में इवोपरेशन उसमें कम होगा। तो कुछ और फैक्टर्स हैं, मेन जो फैक्टर हमारे इसमें, एक तो है हमारा द शेप ऑफ द ओशियन, यानी कि समुद्र का आकार कैसा है। आकार का मतलब ये कितना वो छोटा है, बड़ा है, या किस हिसाब से उसके चारों ओर कितने लैंड पार्ट्स हैं। इस हिसाब से यदि हम बात करें कि जितना समुद्र का आकार जितना बड़ा होगा तो उतना ही ज़्यादा उसमें रिफ्लेक्शन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा आएगा। लेकिन वो यदि उसकी लोकेशन वो नॉर्थवार्ड, साउथवार्ड या मतलब मिड में है तो उसी अनुपात में उसको टेम्परेचर ज़्यादा रिसीव होगा। लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास ये हमारा अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर ये हमारी इक्वेटर है। अब हमें पता है कि सन की जो एनर्जी होती है वो हमारे ट्रॉपिक्स के बीच में मैक्सिमम मिलती है, यहाँ इस एरिया के बीच में, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, या साउथ की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या एनर्जी कम रिसीव होती है। तो when we are going from equator toward north and south pole at the same time the energy is also going to be decreasing। यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे इसमें इसमें इसकी जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है एनर्जी की। द इनक्लोज सी। इनक्लोज सी का मतलब होता है कि जो चारों ओर से समुद्र यानी कि धरातल से घिरे हुए जो सी होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सेल उसमें उसका जो ओशियन का जो टेम्परेचर होता है, वो वाटर का टेम्परेचर वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के आसपास का जो लैंड पार्ट है वो जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर बॉडी। जो जितना बड़ा ओशियन होगा उसमें उतने ही मात्रा के अंदर है जो वो इवोपरेशन भी करेगा, और उसमें एनर्जी जो ट्रांसफ़र यानी कि हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो इनक्लोज सी होते हैं, जो चारों ओर से भूमि से घिरे होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। सैलिनिटी। जैसे सैलिनिटी, जो सेलाइन वाटर होता है वो ज़्यादा अब्जॉर्व करता है अभी हीट को। द सेलाइन वाटर अब्जॉर्व द मोर हीट एंड इट्स टेम्परेचर राइज मच हायर देन द फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर के अंदर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी एनर्जी आएगी उसको कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा। लेकिन जिस पानी के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो वो उसी अनुपात में उसको ज़्यादा अब्जॉर्व करेगा। तो इसलिए जिस ओशियन के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा। ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स हमें पता है कि दो प्रकार की करंट्स होती है, एक हमारी कोल्ड होती है, एक वार्म होती है। ठीक है। तो कोल्ड जो करंट्स होती है वो पोल से इधर इस साइड में आती है, ये इक्वेटर की तरफ में, और जो वार्म करंट्स होती हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से जो ठंडी जो हवाएं आएंगी और गर्म हवाएं जिस डायरेक्शन से जाएगी तो उसी के अनुपात में जो ओशियन के जो वाटर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में लैंड और वाटर। हमें ये पता है कि हमारा नदरन जो हेमिस्फेयर है वहाँ पर लैंड पार्ट ज़्यादा है, और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर वाटर बॉडी ज़्यादा है। तो साउथ हेमिस्फेयर की बजाय कि हमारा नदरन हेमिस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो ओशियन वाटर का ज़्यादा मिलता है। प्रीवेलिंग विंड्स एंड ओशियन करंट्स। तो जो प्रचलित जो हवाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर जो हमारे ओशियन वाटर टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में इनका काफ़ी
रोल होता है। इसके साथ साथ में आइस जो कैप्स होते हैं, आइस बर्ग्स होते हैं, वो बड़े बड़े टूट कर ओशियन के अंदर गिर जाते हैं। तो जहाँ जहाँ तक वो फ्लो करेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज ही करते जाते हैं। तो ये तो थे कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे ओशियन वाटर को अफेक्ट करते हैं। अब हम इनका वितरण देखते हैं कैसे है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें सबसे पहले करते हैं हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एवरेज, यानी कि हम औसत रूप से बात करें समुद्रों का जो जल है उसका जो तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जाता है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर सन की एनर्जी कम रिसीव होती है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता जाता है। The rate of decreasing of temperature with increased altitude is generally 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड्स। यानी कि जैसे जैसे हम एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। यानी कि आधा डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। The horizontal temperature distribution is shown by the isothermal line. Isotherms वो lines होती हैं which join the equal temperature area in the ocean water. The horizontal temperature distribution is shown by the isothermal lines, the line joining of the equal temperature. Equal temperature वाले area को वो मिलाती है। ध्यान रखना है इसको कि isotherms क्या होते हैं? The lines which join the equal temperature. तो हम हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन को इसी आइसोथर्म्स की लाइन के द्वारा दिखाते हैं। द आइसोथर्म्स आर क्लोजली स्पेस व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज हाई एंड वाइस वर्सा। तो जहाँ पर टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होगा तो वो हमें बिल्कुल पास पास में मिलेगी, लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो वो बीच बीच में उन्हें काफ़ी वो दूर दूर मिलेगी। तो यहाँ इसमें देख सकते हैं कि ये देखिए कि यहाँ पर यह सदर्न हेमिस्फेयर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री इनके आसपास में ये जो हमारी जो लाइन है वो दिखा रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर अब देख सकते हैं आप मैक्सिमम टेम्परेचर हमें कहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के दोनों ओर यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस एयर टेम्परेचर, ये एयर टेम्परेचर का इसमें लिया है। लेकिन धीरे धीरे यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो ये देखो थर्मल इक्वेटर है यहाँ इस साइड में आ जाती है और धीरे धीरे, और लेकिन ऊपर की तरफ में यदि ये हम बात करें ये हमारी है आइसोथर्म्स जो कि नॉर्थ हेमिस्फेयर की हम बात करें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे के पास पास में तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कि इसका मतलब है कि पानी की जो गहराई तक हम किस प्रकार से इसमें, मान लीजिए ये हमारा ओशियन है, ओशियन का सरफेस है यहाँ पर, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर किस हिसाब से जो है डिक्रीज होता है। तो इसको हम 3 लेयर स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा है अपर लेयर और मिडल लेयर, उसके बाद में लोअर लेयर, 3 इसके अंदर लेयर है। तो आप देखिए यहाँ किस प्रकार से 40 ये जोन होते हैं। इसके अंदर ओशियन के अंदर 2 प्रकार के जोन होते हैं। फोर्टिक जोन वो होता है जो ज़्यादातर ज़्यादा एनर्जी को रिसीव करता है। एक्सटेंड फ्रॉम अपर सरफेस 200 मीटर, द फोर्टिक जोन रिसीव द एडिक्वेट सोलर एनर्जी। यानी कि हमारा ओशियन सरफेस से लेकर नीचे तक ये 200 मीटर तक होता है जहाँ पर मैक्सिमम सोलर एनर्जी हमें रिसीव होती है। और जो एफोटिक जोन होता है वो 200 मीटर के बाद शुरू होता है, जो इतनी ज़्यादा एनर्जी या सन रेज रिसीव नहीं करता है। इसमें आती है थर्मोक लाइन। अब थर्मोक लाइन क्या होती है? वो एक ऐसी लाइन होती है जिसके बाद जो है टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं थर्मोक लाइन। द प्रोफाइल शो ए बाउंड्री रीजन्स बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन एंड द डीपर लेयर। ये हमारी थर्मोक लाइन होती है। यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं आपको कि हमारा जो अर्थ सरफेस, जो ओशियन का जो सरफेस होता है वहाँ से जैसे जैसे हम उसके गहराई तक जाते हैं तो तापमान में किस दर से कमी आती है। तो आप यूँ मान के चलो कि जो हमारा 500 से लेकर 1000 डिग्री, 500 से लेकर 1000 मीटर तक की जो गहराई है उसके बाद में जो टेम्परेचर वो रैपिडली डिक्रीज होता है। द बाउंड्री यूजुअली बिगिन 100 to 400 मीटर बिलो द सी लेवल एंड एक्सटेंड सेवरल 100 मीटर्स ऑफ द डाउनवर्ड। यानी कि जो हमारी बाउंड्रीज होती है इसके अंदर जो ओशियन के अंदर वो 100 मीटर से लेकर 400 मीटर के बाद
नीचे तक काफ़ी गहराई तक जाती है जहाँ पर तापमान में गिरावट आती है। दिस बाउंड्री रीजन्स फ्रॉम वेयर देयर इज ए रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब ये देखिए थर्मोक्लाइन क्या होती है कि थर्मोक्लाइन वो लाइन होती है जिसके बाद जो तापमान में बहुत तेज गति से गिरावट आती है। देखिए देयर इज ए रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी तेज गति से तापमान में गिरावट आती है, इज कॉल्ड द थर्मोक्लाइन। उसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं, अभी इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। अबाउट 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंडेड बिलो द थर्मोक्लाइन, यानी कि ओशियन के अंदर जितना जो वाटर है वो 90% जो पानी वो थर्मोक्लाइन के नीचे देखने को मिलता है। इन दिस जोन टेम्परेचर अप्रोच 0 डिग्री, यानी कि थर्मोक्लाइन के नीचे जो टेम्परेचर उसका तापमान कितना रहेगा ओशियन वाटर का, 0 डिग्री के आसपास में रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये थर्मोक्लाइन है, ये हमारा जो है ओशियन का सरफेस है। अब जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री है, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12, ठीक है। उसके बाद में यदि हम जैसे कि नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी थर्मोक्लाइन है जो 500 से लेकर 1000 मीटर के बीच में हमें देखने को। इसके बाद 1000 मीटर के बाद में टेम्परेचर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से इसके अंदर गिरावट आ रही है। यहाँ इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन यहाँ इसके बाद में और नीचे इस प्रकार से किस हिसाब से तापमान में जो है गिरावट आ रही है। जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है तापमान के अंदर जो है कमी आती जाती है। तो थर्मोक्लाइन के बाद में जो है वो तापमान एक जैसे रहता है, लेकिन 400 से लेकर 1000 मीटर की जो यदि हम बात करें तो इसके बीच में जो तापमान में काफ़ी गिरावट आ रही है। देखिए यहाँ कहाँ 24-20 डिग्री था, फिर 16 डिग्री, 12 डिग्री, यहाँ आते आते 1000 डिग्री पर आते आते एक 4 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से थर्मोक्लाइन वो लाइन होती है जहाँ पर टेम्परेचर में बहुत तेज़ गति से गिरावट दर्ज की जाती है, देखी जाती है, जो कि हमारे महासागरों के अंदर देखने को मिलती है। 3 लेयर सिस्टम, अब इसको हम जो हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 3 लेयर सिस्टम के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला है द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन ओवर मिडल एंड लोअर लैटिट्यूड्स कैन बी डिस्क्राइब एज ए 3 लेयर सिस्टम फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम, यानी कि मिडल और जो लोअर हमारा लैटिट्यूड्स है। अब मिडल यानी कि मध्य अक्षांश और लोअर मतलब निम्न अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के, वहाँ पर इसमें 3 लेयर सिस्टम हम देख सकते हैं। लेकिन ध्रुवों के ऊपर कोई लेयर नहीं मिलती, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर में जो ऊपर का जो तापमान है समुद्र का, वहाँ पर भी वो तापमान हमें 0 डिग्री उसके आसपास में देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की लेयर नहीं मिलती है। द फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप लेयर ऑफ द वार्म ओशियन वाटर, जैसा कि हमने थर्मोक्लाइन में देखा था, उसमें ऊपर की जो लेयर होती है वो हमें टॉप लेयर बोलते हैं, वार्म लेयर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर जो कि लगभग 500 मीटर की गहराई तक देखने को मिलती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारा जैसे कि 3 लेयर हम बना सकते हैं इसके अंदर। यहाँ एक तो ये हमारी, ठीक है, और एक ये जो 500 मीटर की गहराई तक पहली हमारी है, विद टेम्परेचर रेंजिंग 20 एंड 25 डिग्री। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग हमें 20 से लेकर 25 डिग्री के बीच में मिलता है। दिस लेयर विद इन द ट्रॉपिक्स रीजन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, बट इन द मिडल लैटिट्यूड इट डेवलप्ड ओनली ड्यूरिंग समर। कहने का मतलब है कि ये जो लेयर है जो कि 500 मीटर तक की, ये तो हमें ट्रॉपिकल रीजन के अंदर तो पूरे साल देखने को मिलेगी, लेकिन मध्य अक्षांशों के अंदर सिर्फ गर्मियों के दिनों में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्दियों के अंदर जैसे तापमान कम होगा तो ये लेयर वहाँ पर लुप्त हो जाती है। द सेकेंड लेयर कॉल्ड द थर्मोक्लाइन। अब ये दूसरी जो लेयर है ये हमारी थर्मोक्लाइन है, 500 से लेकर 1000, जिसके बीच में टेम्परेचर में तेज गति से गिरावट दर्ज की जाती है। बिलो द फर्स्ट लेयर एंड इट करेक्टराइज बाय द रैपिड डिक्रीज इन द टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए तापमान में बहुत तेज गति से गिरावट आती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। द थर्मोक्लाइन इज 500 टू 1000 मीटर थिक। ये 500 से लेकर 1000 मीटर की गहराई तक हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में थर्मोक्लाइन के बाद की जो लाइन है वो हमारा डीप ओशियन वाटर है, जो कि उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा ही हमारा 0 डिग्री के आसपास में देखने को मिलता है। The third layer is very cold and extend up to the deep ocean sea. Here the temperature become almost stagnant. यहाँ इसमें तापमान में कोई ज़्यादा गिरावट या उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि 0 डिग्री के बाद यहाँ पर तापमान में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आता है। तो तापमान ऊपर की जो लेयर होती है टॉप लेयर गर्म लेयर होती है, दूसरी जो लेयर होती है इसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं, और तीसरी जो हमारी गहरा समुद्री है सागर होता है, जिसमें तापमान हमेशा ही निम्न रहता है।
रेंज ऑफ ओशन टेम्परेचर। रेंज ऑफ ओशन टेम्परेचर का मतलब है कि कहाँ ओशियन टेम्परेचर के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम तापमान हमें देखने को मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द ओशियन टेम्परेचर। द ओशियन एंड सी गेट हीटेड एंड कूल्ड स्लोअर देन द लैंड सरफेस, यानी कि लैंड के मुकाबले में ये देर से ही तो गर्म होते हैं, देर से ही ठंडे होते हैं। देयर फॉर इवन इफ द सोलर इंसोलेशन इज मैक्सिमम एट नून, द ओशियन सरफेस टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट 2 PM। यदि दोपहर के समय में 12 बजे तक मतलब हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव हो रही है, लेकिन फिर भी ओशियन का जो टेम्परेचर है वो 2 बजे के आसपास में ज़्यादा हीटेड होता है। द एवरेज ड्यूरनल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज बियरली 1 डिग्री इन ओशन एंड सी, यानी कि यहाँ हमें जो एवरेज यदि हम रेंज की बात करें तो 1 डिग्री के आसपास में मिलता है, यानी कि दिन और रात या सुबह शाम के टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। द हाइएस्ट टेम्परेचर इन ओशियन वाटर इज अटेंड एट 2 PM एंड द लोवेस्ट इज 5 AM, यानी कि हमारा जो समुद्र का जो जल होता है वो अधिकतम जो गर्म कब होता है 2 PM, यानी कि दोपहर के 2 बजे, और लोवेस्ट कब होता है सुबह के 5 बजे, क्योंकि उस टाइम वो मैक्सिमम रेडिएशन के द्वारा अपनी जो एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर को रिलीज कर देता है। The diurnal range of temperature is highest in the ocean if the sky is free of the cloud and the atmosphere is calm. ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाईएस्ट, हाई हाई कब होगी, जब आसमान बिल्कुल साफ होगा, क्लाउड फ्री होगा, तो वहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम ये देखने को मिलते हैं, अदरवाइज इट रिमेन 1 डिग्री के आसपास। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनुअल वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन एंड नेचर ऑफ द ओशियन करंट्स एंड द प्रीवेलिंग विंड। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंसोलेशन के ऊपर कितना रिसीव हो रहा है, नेचर ऑफ ओशियन करंट्स क्या है, और प्रीवेलिंग विंड्स, ये सारे फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर ओशियन वाटर का टेम्परेचर, उसका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू भाई।